जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कर्मपथ आईएएस में। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि मिडिल ईस्ट वाला एरिया बहुत गर्माने वाला है, वैसा ही कुछ हुआ है। इस वीडियो में हम अनबायस्ड एनालिसिस करेंगे ईरान के कन्फ्लिक्ट का। आपको पता लग ही गया होगा कि यूएसए ने ईरान के अंदर घुस के उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया है। पर क्या आप जानते हैं कि ट्रंप ने क्यों अपने खुद के इंटेलिजेंस के मिनिस्टर के अगेंस्ट में जाके ईरान को हिट किया? क्या आपको पता है कि जब इजराइल खुद हमला कर रहा था ईरान के ऊपर, तो यूएसए ने न्यूक्लियर साइट्स पे जाके खुद इन्वॉल्व क्यों हुआ है इस वॉर में? क्या आपको पता है कि दूसरे मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, यूएई एक्सेट्रा इस हमले से खुश होने होंगे या फिर निराश? क्या इस हमले में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है? और इस सब से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखिए फुल एनालिसिस के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। जब इंडिया रात को सो रहा था, तब यूएसए ने ईरान की 3 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद थी, उसके ऊपर बम्बिंग कर दी है। और ये बम्बिंग में यूएसए ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट और GBU-57 बॉम्ब्स का यूज किया है। पर क्या ये स्ट्राइक अनएक्सपेक्टेडली हुई? तो इसका जवाब है नहीं। ट्रंप पिछले बहुत दिनों से ईरान को खुल के धमकी दे रहे थे कि आप हमसे डील करिए वरना हम आपको बम करेंगे। और अगर आप 1-2 दिन की न्यूज पढ़ें तो यूएसए ने अपने B-2 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को मूव करना स्टार्ट कर दिया था यूएसए से। ईरान की मानी जाए तो उन्होंने अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव कर लिया है स्ट्राइक से पहले ही। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बिकॉज वरना यूएसए एंड इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लग गया होता। 37 घंटों की नॉन स्टॉप फ्लाइट जिसमें बहुत बार मिड एयर रिफिलिंग करी गई, फाइनली जाके डिएगो गार्सिया में जाके लैंड हुए वो एयरक्राफ्ट्स। डिएगो गार्सिया वही आइलैंड है जो इंडिया के साउथ में प्रेजेंट है, और रिसेंटली यूएसए को ये आइलैंड होल्ड करने के लिए इंडिया ने बहुत मदद की है यूएसए की। सी रशिया एंड चाइना को पता लग ही गया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं जिसको डिटेक्ट करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। ये किसी के रडार में नहीं दिखेंगे, और ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास ही है। ना ही रशिया, ना चाइना और ना ही इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इसलिए ईरान को वार्न तो पहले ही किया होगा कि आप अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स रेडी रखिए। बट उनको भी पता है कि अगर यूएस चाहेगा तो उनके सैम्स कुछ भी काम नहीं आएंगे, और जो यूएसए को करना है वो आसानी से करके चला भी जाएगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। कोई भी टेक्नोलॉजी ये बॉम्बर्स के सामने नहीं टिक पाएगी। दिस इज वाई यूएसए के सामने खुल के धमकी देना इज इक्विवेलेंट टू सुसाइड फॉर एनी कंट्री। ये B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो कैरी कर सकते हैं 30 से 40 हजार पाउंड के GBU-57 बॉम्ब्स। ये जो बॉम्ब्स है उसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर भी बोला जाता है, बिकॉज ये साइड के हंड्रेड्स ऑफ मीटर डीप पेनेट्रेट करके, मतलब कि अगर कोई पहाड़ होगा तो उसके अंदर घुस के पहले वो पहाड़ को तोड़ेगा, फिर उसके अंदर स्ट्राइक करेगा। ये कैपेबिलिटी होती है GBU-57 बॉम्ब्स की। ईरान या किसी भी देश के जो न्यूक्लियर साइट्स होते हैं वो कभी भी ऐसे नॉर्मल फैसिलिटीज में नहीं रखे जाते। वो हमेशा से ही ऐसी जगह पे रखे जाएंगे जहां किसी भी एयर स्ट्राइक से उसको खतरा ना हो। बट यूएसए के ये जो बम्बर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी यूएसए के पास है, और ये बम्ब्स उसको पेनेट्रेट करके तबाह कर सकते हैं। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये 3 साइट्स ही क्यों चुनी गई यूएसए के स्ट्राइक्स करने के लिए? तो दोस्तों, उसका जवाब है कि जो फोर्डो साइट है वहां पहाड़ी के 80 मीटर डीप न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पे ईरान का फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट मौजूद था, जिससे वो एलिजेडली यूरेनियम को बॉम्ब ग्रेड एनरिचमेंट कर रहा था। ईरान के हिसाब से ये फैसिलिटी 3000 सेंट्रीफ्यूजेस को बिल्ड करने के लिए बनाई गई थी। इसको पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी यूएसए के सिवाय किसी के पास नहीं थी, एंड इसीलिए इजराइल हमेशा से चाह रहा था कि यूएसए इन्वॉल्व हो जाए इस वॉर में और ये फैसिलिटी को तबाह कर दे। इसके अलावा जो साइड पे यूएस ने स्ट्राइक की है वो है इस्फहान साइड। 2022 में
IAEA के हिसाब से ईरान का जो हाई एनरिचमेंट यूरेनियम है उसका 90% इस्फहान साइट में मूव कर दिया गया था। इस्फहान में इस स्टोरेज फैसिलिटी के अलावा इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, इस्फहान यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, इस्फहान फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इस्फहान फ्यूल एलिमेंट क्लेडिंग प्लांट, इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर भी मौजूद है। तीसरी साइट है नतांज साइट। ये ईरान का प्राइमरी यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। 2020 में IAEA के सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से ईरान ने यहाँ अंडरग्राउंड प्लांट बनाना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्सो 2024 में IAEA के हिसाब से ईरान एडवांस सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट बनाना स्टार्ट कर दिया था वहां के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में। इन 3 साइट्स के अलावा भी यूएसए ने दूसरी न्यूक्लियर साइट्स पे भी हमला किया है टोमाहॉक मिसाइल से, जिसकी फुल डिटेल्स अभी धीरे धीरे बाहर आएगी। ईरान ने टाइम टू टाइम मना किया है कि न्यूक्लियर बम्स के लिए एनरिचमेंट करना, और ना ही सिर्फ ईरान ने बट IAEA और यूएसए की खुद की इंटेलिजेंस के मिनिस्टर तुलसी गबार्ड ने बोला था कि ईरान इज नॉट बिल्डिंग अ न्यूक्लियर वेपन, जो कि अब यू टर्न ले चुकी हैं। मीडिया ने उनका स्टेटमेंट आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले लिया है, ऐसा बोलना है तुलसी गबार्ड का। इसके बावजूद भी क्यों यूएस ने बम्बिंग स्टार्ट कर दी है? सी ऑनेस्टली आई डोंट नो कि कितनी सच्चाई है ईरान के पास टेक्नोलॉजी होने की या ना होने की, बट इतना जानता हूं कि यूएसए कभी भी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आए। सी मिडिल ईस्ट एक रिलीजियसली और इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया है। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 1/3 लिक्विफाइड नेचुरल गैस और 20 to 25% ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलता है। ये जो स्ट्रेट है वो ईरान के बिल्कुल ही सदर्न रीजन के पास से पास होता है, और वहां ईरान कभी भी ये पास को चौक कर सकता है, और इससे ऑयल प्राइसेस और LNG के प्राइसेस में बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो यूएसए को इस रीजन का दबदबा जो बिछाया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है इजराइल। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक पावरफुल कंट्री इसीलिए है बिकॉज यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज उसको बैक करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड ऑल्सो इजराइल भी जानता है कि अगर एक बार वेस्टर्न कंट्रीज को उसका काम हो जाए इस रीजन में तो वो उसको सपोर्ट करना बंद कर दे दी, और इसीलिए इजराइल ने वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए खुद के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए हैं। सी यूएसए भी जब इजराइल बना रहा था अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, उसके अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट किया था यूएसए ने भी, बट एज वी नो इजराइल तो इजराइल है, उसको उन्होंने अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए। मतलब कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो ईरान एंड इजराइल के बीच एक पावर बैलेंस डेवलप होगा, जो यूएसए कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे यूएसए का पावर मिडिल ईस्ट रीजन में कम हो जाएगा। इसके अलावा चाइना और रशिया भी इस रीजन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा लेंगे ईरान के न्यूक्लियर वेपन आने से, और इसी फॉल आउट को रोकने के लिए इजराइल, यूएसए और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज इस बम्बिंग को सपोर्ट करते हैं और ईरान को न्यूक्लियर बम आने से अपोज करते हैं। इस बम्बिंग्स के बाद ट्रंप ने खुल के धमकी दी है कि टेबल पे आओ और डील करो, वरना अगर रिटेलिएशन किया तो और ज्यादा बम्बिंग्स होगी। पर क्या ईरान टेबल पे आएगा और डील करेगा? शायद हाँ और शायद ना। अगर आता भी है तो वो अपना फेस सेव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और लोकल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए इजराइल के ऊपर कुछ ना कुछ बम्बिंग्स करेगा। ये बम्बिंग से सऊदी अरब और दूसरे अरब नेशंस अंदर से तो खुशी होंगे, बिकॉज दे नो कि फ्यूचर रेडिकलाइजेशन में नहीं है। ईरान के पास न्यूक्लियर बम आने से उनके फ्यूचर के ऊपर भी खतरा है। सऊदी अरब और दूसरे देश भी ईरान के साथ पास्ट में दुश्मनी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो मतलब के बहुत ही बड़ी दुश्मनी रही है पिछले पास्ट में, एंड इसीलिए वो यूएस की हेल्प लेते आए हैं। डिस्पाइट हैविंग रिलीजियस होमोजेनिटी, उन लोगों का रिलीजन एक होने के बावजूद भी एथनिकली और सेक्टेरियन आइडियोलॉजी अलग होने की वजह से अरब कंट्रीज हमेशा से ईरान के अगेंस्ट में रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान में रेजिम चेंज होना भी पॉसिबल है।
रिपोर्ट्स के हिसाब से खमेनी खुद जानते हैं कि उनकी लाइफ को खतरा है और यूएस चाहेगा कि वहां रेजिम चेंज हो जाए और यूएस अपना कोई पपेट लीडर वहां पे बिठा देगा। इसलिए खमेनी ने अपने सक्सेसर को चूज कर लिया है। इसके पहले भी बहुत कोशिश हुई है रेजिम चेंज करने के लिए ईरान में, बट दिस टाइम इट रियली सीम्स कि पॉसिबल है रेजिम चेंज करना। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं ये रीजन में, चाहे वो ईरान में चाहबार पोर्ट हो या फिर इजराइल में हाइफा पोर्ट हो। अरब कंट्रीज इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं एंड इस रीजन में कंफ्लिक्ट होने से ना ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बट हमारी इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लग सकता है। बिकॉज सी, इससे फ्यूल प्राइस में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज आ सकता है जो ओवरऑल हमारे सभी प्रोडक्ट्स को महंगा बनाएगा। लोकली तो महंगाई बढ़ेगी बट इससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी अफेक्ट होंगे। पास्ट में ईरान पाकिस्तान को हेल्प करता आया है, क्या यह फ्यूचर में भी पॉसिबल है कि इतने अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद भी ईरान अगर न्यूक्लियर बम आ जाते हैं उनके पास तो वो पाकिस्तान को हेल्प करेगा और इंडिया को डिच कर देगा? तो फ्यूचर विल टेल, बट अगेन आई विल से दैट ना ही मैं ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को ओपोज करता हूं और ना ही सपोर्ट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये रीजन आगे के समय में और गर्मा सकता है या पीस के चांसेस बढ़ जाएंगे यूएसए के एंटर होने से? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी क्या राय है पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत जिसको हमें सोने की चिड़िया बनाना है एंड ट्रस्ट मी, फ्यूचर ऑफ इंडिया इज वेरी ब्राइट। तो इसी के साथ वीडियो एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।